हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 11वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत ने समीरा का चेहरा अपने करीब लाते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें महीने भर से इनवाइट नहीं किया है तो इसका मतलब साफ है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। किसकी परमिशन से तुम मेरी गोद में आकर बैठी? तुम जानती हो ना कि मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। तब तुम इतना क्लोज कैसे आ गई? तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करती थी, बाकी कोई इमोशंस नहीं थे तुम्हारे और मेरे बीच। और जब भी मुझे मेरी नीड पूरी करनी होती थी तब मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं दिया कि तुम अपनी नीड पूरी करने के लिए मेरे करीब आओ। कहते हुए उसने अपनी पकड़ उसके बालों में और कस ली, जिस वजह से समीरा के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। विक्रांत ने उसे फर्श पर धकेलते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझे मेरे आसपास नज़र नहीं आनी चाहिए, निकलो यहाँ से। समीरा मुंह के बल फर्श पे जा गिरी, लेकिन अभी भी वह हार मानना नहीं चाहती थी। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और विक्रांत के सीने से लगते हुए बोली, तुम प्लीज मुझे ऐसे खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विक्रांत, भूलो मत। पिछले 1 साल से हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन रहा है और मैं तुम्हारे पास इसलिए तो आती थी कि मैं तुमसे प्यार करती थी। विक्रांत उसकी बात सुनकर जोर से हंसा और तालियां बजाते हुए बोला, व्हाट अ जोक्स समीरा, डू यू थिंक आई एम अ फूल? तुमने जितनी रातें मेरे साथ बिताई है उसकी कीमत तुम लेकर जाती थी मुझसे। तो उसे प्यार करना नहीं कहते, उसे कहते हैं खुद के शरीर को बेचना। जो काम एक वेश्या करती है तो वही तो तुमने किया। अब फिर तुम इसे प्यार कैसे कह सकती हो? और तुम तो हमेशा से जानती थी ना कि मेरे सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं और भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन रहा है, वह भी तुम्हारे रहते। उसके बावजूद तुम मेरे पास आती थी। क्या मैंने एक बार भी तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई इमोशंस हैं या मुझे तुमसे प्यार है? और जो लोग प्यार करते हैं ना, वह अपने जिस्म की कीमत नहीं लगाते हैं। इसलिए अपनी इन बातों से मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और निकलो ऑफिस से बाहर। आज के बाद तुम मेरे ऑफिस के और मेरे आसपास नज़र नहीं आनी चाहिए। अपनी इतनी इंसल्ट सहने के बाद समीरा को भी अब बहुत गुस्सा आने लगा। वह अपनी लाल आंखों से विक्रांत को घूरते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की आई उस लड़की सुहाना की वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो? लगता है आजकल वही तुम्हारा बिस्तर गर्म करने के लिए काम आ रही है, इसलिए तुम्हें अब मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तुम उसे भी तो कीमत देते होते होंगे ना, उसके जिस्म की। सुहाना के लिए ऐसे वर्ड सुनकर अब विक्रांत के गुस्से की हद पार हो गई। उसने समीरा का गला पकड़ा और उसे जाकर दीवार से लगा दिया और अपनी पकड़ उसके गले पे कसते हुए कहा, हाउ डे यू स्पीक लाइक दैट अबाउट हर? यू आर कंपेयरिंग हर विथ योर सेल्फ समीरा। आज के बाद उसका नाम भी अपनी जबान से मत लेना, अदरवाइज आई विल किल यू, गॉट इट? कहकर उसने झटके से उसका गला छोड़ा और उसकी बाह पकड़ उसे अपने कैबिन के बाहर धकेलते हुए कैबिन का डोर बंद कर दिया। विक्रांत के इस तरह धकेलने से समीरा फर्श पे जा गिरी। वह जोर से खांसते हुए अपने गले को पकड़कर बैठी हुई थी और अपनी लाल आंखों से बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें नॉर्मल हुई तो वह दांत पीसते हुए बोली, इसका मतलब इस सब की जड़ वो सुहाना ही है जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया है ना? विक्रांत, उसे तो मैं तुमसे ही दूर कर दूंगी। तुम अभी समीरा को जानते ही कितना हो। समीरा की बात सुनकर विक्रांत को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह वापस आकर अपनी चेयर पे बैठा और खुद को रिलैक्स करने के लिए उसने एक सिगरेट सुलगा ली और बैठे बैठे उसकी कस लेने लगा। उसकी नज़र उस ग्लास बॉल की तरफ गई जिसके दूसरी तरफ सुहाना का कैबिन था। उसने रिमोट से एक बटन प्रेस किया और उसे उस ग्लास बॉल के से सुहाना का कैबिन नज़र आया। सुहाना अपने कैबिन में बैठी हुई वर्क कर रही थी। उसका फेस बहुत ही मासूम और शांत लग रहा था। विक्रांत सिगरेट के कस लेते हुए सुहाना को एकटक देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह तो कोई नहीं बता सकता था, लेकिन सुहाना को देखते हुए उसकी आंखों में एक जुनून नजर आने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे क्यों फ़र्क पड़ा जब समीरा ने सुहाना के बारे में बकवास की?
आज से पहले तो कभी मुझे किसी लड़की के लिए इतना बुरा नहीं लगा। हाँ, ये लड़की और लड़कियों से अलग है, पर ये मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। उसने एश ट्रे में अपनी सिगरेट बुझाई और जाके ग्लास वाल के सामने खड़ा हो गया। विक्रांत अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले सुहाना को देख रहा था। उसकी हर छोटी छोटी बात पर विक्रांत की गहरी नज़र थी। सुहाना का कुछ सोचते पेन को अपने होठों में दबाना, अपने बालों को समेटकर उसका बाल बनाना, जिस वजह से उसकी संगमरमर जैसी गर्दन का नजर आना, जिसे देख विक्रांत का मन उसे चूमने का करने लगा। विक्रांत ने गौर किया कि सुहाना के गले पर एक तिल है जो उसकी गर्दन पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख विक्रांत को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो खुद से ही बोला, आई वॉन्ट इट राइट नाउ। ये लड़की कुछ ना करके भी मुझे कैसे कर सकती है, और अगर ये ऐसा कर रही है तो मुझे आज ये चाहिए किसी भी कीमत पर, कहकर अपने कैबिन के डोर की तरफ बढ़ा और डोर ओपन कर बाहर चला गया। वो जैसे ही डोर ओपन कर सुहाना के कैबिन में गया तो सुहाना सवालिया नज़रों से उसे देखती हुई अपनी चेयर से खड़ी हो गई। सर, आप यहाँ? सुहाना ने पूछा। विक्रांत उसके करीब आया और उसकी कमर को थाम कर झटके से अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नीड यू राइट नाउ, कहकर उसने बिना सुहाना को कुछ बोलने का मौका दिए बिना उड़ा। सुहाना अपनी आंखें बड़ी किए विक्रांत को देख रही थी। कुछ देर बाद ही सुहाना ने विक्रांत के कंधे पे मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने उससे दूर होने की बजाय उसने अपने एक हाथ डेस्क पर रखे सारे सामान को हटा दिया। सुहाना उसे खुद से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रांत पर तो जैसे एक पागलपन सवार हो गया था। कुछ देर बाद वो उसके होठों से दूर हुआ और उसके गले पर उस जगह अपने होठ रख दिए जहाँ तिल था। वो उसकी खुशबू में मदहोश होने लगा था। तभी सुहाना ने जोर से विक्रांत को धक्का दिया और खड़े होकर एक जोर का थप्पड़ उसके गालों में लगा दिया। थप्पड़ इतनी जोर की थी कि विक्रांत का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसने अपना हाथ उस ग्लास पर रखा हुआ था। उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो उसे होश आया कि वो तो अभी भी अपने कैबिन में है और सुहाना अपने कैबिन में बैठी हुई अपना काम कर रही थी। विक्रांत ने हैरानी से अपने आसपास देखा और खुद से ही बोला, व्हाट द हेल, दिस गर्ल विल ड्राइव मी क्रेजी। कंट्रोल विक्रांत, कंट्रोल। ये और लड़कियों की तरह नहीं है। तो इस झल्ली सी लड़की के लिए ऐसे पागल नहीं हो सकता, पर तू उसकी तरफ ऐसे खिंचा क्यों जा रहा है? फिर वापस अपनी सीट पे आकर बैठ गया और अपना ध्यान अपने काम पे लगाने लगा। जब काफ़ी देर तक वो ऐसे ही कैबिन बेचैन रहा तो अपना कोट उठाकर रूम से बाहर चला गया। माहिरा आज कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए मॉल आई थी। वो सामान लेकर जा ही रही थी कि करण ने उसे पीछे से आवाज़ दी, माहिरा रुको। माहिरा ने पीछे पलटकर उसे देखा तो खुश होते हुए बोली, करण तुम? तब तक करण उसके पास आ गया था और इसके हाथ में सामान देखकर बोला, बड़ी शॉपिंग की जा रही है, कुछ खास है क्या? माहिरा ने हंसते हुए कहा, नहीं कुछ खास नहीं है, ये बस ज़रूरत का सामान है। तुम बताओ कहाँ हो आजकल, दिखते ही नहीं। करण ने कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए माहिरा, उस दिन के बाद से तुम मुझसे मिली ही नहीं। क्या तुम्हारे उस खड़ूस बॉस ने मना किया है तुम्हें मुझसे मिलने के लिए? अरे नहीं, वो ऑफिस में काम का प्रेशर ज़्यादा है ना, तो वक्त ही नहीं मिला। माहिरा ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करता है? करण ने माहिरा को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। करण की बात सुनकर माहिरा ने टालने वाले अंदाज में कहा, छोड़ो ना करण, और बताओ क्या चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बनाई या अभी भी सिंगल हो? माहिरा की बात सुनकर करण ने कहा, तुम हो, बन जाओ ना मेरी गर्लफ्रेंड। माहिरा ने उसकी बात हंसी में टालते हुए कहा, करण तुम्हारे मजाक करने का आदत नहीं गई अभी तक। करण ने कहा, तुम्हें मेरी सारी बातें मजाक क्यों लगती हैं माहिरा? खैर छोड़ो, अब तुम मुझे यहाँ मिल ही गई हो तो मुझे तुम्हें यही बता देता हूँ, कल मैं क्लब में एक पार्टी दे रहा हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स इनवाइट हैं और तुम्हें भी आना है। कल कल क्या कुछ खास है? माहिरा ने पूछा तो करण ने कहा, ऐसा भी कुछ खास नहीं, वो मैं 2 सालों बाद इंडिया वापस आया हूँ ना, तो ऐसे ही सभी दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो तुम आ रही हो ना कल? देखो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा।
माहिरा ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा बाबा, आ रही हूँ कल। किस क्लब में पार्टी है? दे रहे हो? मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कहकर उसने करण को बाय किया और वहाँ से निकल गई। माहिरा के जाते ही करण के फेस के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। रूहानी रेहान के कैबिन में खड़ी हुई अजीब सी शक्ल बनाकर उसे देख रही थी, जैसे उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया हो। रेहान जो काफ़ी देर से लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, उसने अपनी नज़रें उठाकर रूहानी की तरफ देखा और कहा, व्हाट? जो काम दिया है वो करो ना, मेरे सिर पे क्यों खड़ी हो? मुझे यह तो बता दो कि मेरा कैबिन कहाँ है, मतलब मैं यह काम कहाँ बैठ कर करूँ? रूहानी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। रेहान ने अपनी चेयर की बैक रेस्ट से टिकाई और अपनी चेयर को हल्का सा रोल करते हुए उसे एक टक देखते हुए बोला, अपना फेस थोड़ा सा राइट साइड करना। रूहानी उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी तो रेहान ने कहा, जैसे मैंने कहा वैसा करो, अपना फेस थोड़ा सा राइट साइड घुमाओ। रूहानी ने वैसा ही किया। फिर रेहान ने पूछा, वहाँ कुछ नज़र आ रहा है? तो रूहानी ने कहा, वहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है। तो रेहान ने कहा, तो मिसेस राठौर, आज आप सोफे पर बैठकर काम करो, कल तुम्हारी डेस्क इसी केबिन में लगवा दी जाएगी। रूहानी ने आंखें बड़ी किए हुए रेहान से पूछा, क्या तुम इसी केबिन में मेरी डेस्क लगवाओगे? क्या तुम मुझे मेरा अलग केबिन नहीं दे सकते हो, जहाँ सुकून से बैठकर अपना काम कर सकूं? क्योंकि यहाँ तो तुम मुझे कोई काम करने नहीं दोगे। तो रेहान ने कहा, तुम्हें याद है ना कि घर पर मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जिस तरह घर पे मेरा ध्यान रखती है, वैसे ही ऑफिस में भी मेरा ध्यान रखे। और तुम दूसरे के केबिन में होगी और मुझे अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो क्या मैं तुम्हें बार बार उस केबिन से बुलाता रहूँगा? तो जाहिर सी बात है, तुम इसी केबिन में रहकर अपना काम करो, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तुम मेरे सामने मौजूद रहो। रूहानी ने अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? और ऐसा भी कौन सा काम पड़ने लगा कि तुम मुझे दूसरे केबिन से बुला नहीं सकते? रूहानी की बात सुनकर रेहान अपनी चेयर से उठा और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रेहान ने तिरछे स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है, तुम्हें इसका डेमो दे ही देता हूँ कि मुझे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम पड़ सकता है तुमसे। जब तक रूहानी कुछ समझती, रेहान ने उसकी कमर को थाम उसे डेस्क पर बैठा दिया और फिर उसके बालों को पीछे से पकड़ उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया। रेहानी आंखें बड़ी किए रेहान को देख रही थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि रेहान ने अपने होठों को रूहानी के होठों पर रख दिए। रूहानी की बात तो उसके मुंह के अंदर ही रह गई। रेहान तो उसके होठों को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसके होठों पर खा ही जाएगा। वह किसके साथ उसके कर रहा था। शुरू में तो रूहानी ने रेहान को दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि वह चाह कर भी रेहान को खुद से दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसकी सांसें उखड़ने लगी तब उसने रेहान को खुद से दूर धकेलना शुरू कर दिया। और रेहान ने भी जब महसूस किया कि रूहानी की सांसें उखड़ रही हैं तो उसके होठों पर हल्का सा बाइट किया और उसके होठों से दूर हो गया। रेहान ने सिर्फ रूहानी के होठों को छोड़ा था, रूहानी को नहीं। उसने अपना चेहरा उठाकर रूहानी की तरफ देखा। रूहानी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था और उसकी आंखों में मदहोशी साफ नजर आ रही थी। रूहानी की यह हालत देखकर रूहान के होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने रूहानी की तरफ देखते हुए ही अपने हाथ उसके गालों पर रखे, फिर वहाँ से उसके हाथ फिसलते हुए बढ़ने लगे। इसी के साथ रूहानी के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रेहान के हाथ जैसे ही रूहानी को ये महसूस हुआ तो वो अपने हाथ से रेहान का हाथ को हटाने लगी। तो रेहान ने तिरछे स्माइल के साथ कहा, रूहानी की हालत तो खराब होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर अब कांप रहा था, पर रेहान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रूहानी ने बड़ी हिम्मत करके धीरे से कहा, रेहान प्लीज़ रुक जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रेहान तो पूरी मदहोशी के साथ रूहानी के ऊपर ही था। वह कुछ पलों के लिए रुक गया और फिर उसने अपनी मदहोश नज़रों से रूहानी की तरफ देखा। रूहानी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। उसके होंठ अभी थरथरा रहे थे, जो रेहान को अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर रहे थे। रेहान ने नज़रें झुकाकर रूहानी की तरफ देखा।
रेहान ने एक बार फिर झुककर चूम लिया। वही रूहानी ने शर्म से अपनी आंखें बंद की हुई थी। रेहान ने गहरी सांस ली और रूहानी का हाथ पकड़कर उसे डेस्क से खड़ा कर दिया। रूहानी शर्म की वजह से रेहान से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए अपनी ड्रेस को सही करने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने उसे झटके से पलटा और उसकी ड्रेस की जिप को लगा दिया। फिर रेहान ने वापस रूहानी को अपनी तरफ पलटा और उसकी कमर को पकड़ खुद के करीब कर लिया और रूहानी के चिन को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तो मेरे वाइल्ड रोमांस का छोटा सा हिस्सा था रूहानी। तुम तो उतनी में ही घबरा गई। जब मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह होऊंगा तब तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? इसलिए इन सब की आदत डाल लो, क्योंकि कहने को तुम सिर्फ 5 महीने बचे हैं, लेकिन वह भी तब तक जब तक मैं खुद पे कंट्रोल कर सकता हूँ। और जिस दिन मैंने खुद पे कंट्रोल खो दिया तो फिर मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा। समझ रही हो ना मेरी बात? फिर रूहानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, वैसे जिसकी बीबी इतनी हॉट और खूबसूरत हो, भला कहाँ तक खुद को कंट्रोल कर पाएगा? रेहान की हरकतों से पहले से ही रूहानी की हालत ख़राब हो रही थी और अब उसकी ऐसी बातों से तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने लग गई। उसने जल्दी से अपना फाइल उठा ली और रेहान से बोली, मैं वही सोफे पर बैठकर अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है? वह जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गई और फाइल खोलकर पढ़ने लगी। उसका ध्यान फाइल में कम और रेहान को गालियां देने में ज़्यादा था। रूहानी को ऐसा करता देख रेहान के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वह अपनी चेयर पे बैठकर वापस अपने लैपटॉप पे काम करने लगा। एक होटल का प्राइवेट रूम। विक्रांत सोफे पर बैठे हुए गुस्से से सुहाना को घूर रहा था। वही सुहाना उसके सामने अपना सिर झुकाए हुए खड़ी हुई थी, जैसे कोई बच्चा शरारत करने के बाद डांट खाने का इंतजार कर रहा हो। बीच बीच में सुहाना नज़रें उठाकर विक्रांत की तरफ देखती और जैसे ही उसकी नज़रें विक्रांत के गुस्से से घूरती हुई नज़रों से मिलती, वो तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका लेती। विक्रांत ने अपनी सर्द आवाज़ में पूछा, चक्कर आ रहे हैं? सुहाना ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अभी नहीं आ रहे, पर सुबह आ रहे थे। विक्रांत ने एक बार फिर से कहा, शुगर बीपी भी तुम्हारा हाई लेवल पर था? अभी भी वही है या नीचे उतरा? सुहाना ने धीरे से कहा, हाँ, थोड़ा सा उतर गया। विक्रांत ने एक बार फिर अपनी सख्त आवाज़ में पूछा, और वह हार्ट अटैक तो तुम्हें आने वाला था ना, आकर चला गया या फिर आया ही नहीं? शायद उसका मूड अभी आने का ना हो। सुहाना ने पप्पी किस फेस बनाते हुए कहा, नहीं, वह आने वाला था, फिर आधे रास्ते से ही लौट गया। मैं सच कह रही हूँ, आने वाला था। अब विक्रांत जोर से मगर सख्त आवाज़ में चिल्लाया, शट अप! अब एक भी शब्द नहीं, वरना ये विक्रांत राजावत तुम्हारी जो हालत करेगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। सुहाना मिश्रा। विक्रांत के ऐसे चिल्लाने से सुहाना एकदम से सहम गई और अपनी नम आंखों से विक्रांत को देखने लगी। सुबह का वक्त। सुहाना की नानी बैग पैक करते हुए, गुड़िया, मैं जा रही हूँ और 2 दिन बाद में वापस आ जाऊँगी। घर पर ध्यान से रहना और रात को सोते वक्त खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे से बंद करना, ठीक है ना? और कोई शरारत नहीं। सुहाना ने अपनी नानी को पीछे से गले लगाते हुए कहा, नानी प्लीज रुक जाओ ना, मैं कैसे रहूँगी 2 दिन आपके बगैर? सुहाना की नानी ने प्यार से सुहाना की गालों को छूते हुए कहा, बच्चा, तुम्हें पता है ना, बनारस में जो हमारा मकान है उसके रिपेयरिंग के लिए मुझे जाना ही होगा। वहाँ बैठे किराएदारों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं। बस वह काम मैं 2 दिन में निपटा लूँगी और फिर मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। मजबूरी नहीं होती तो मैं नहीं जाती ना तुम्हें छोड़कर। ठीक है नानी, फिर आप जल्द से जल्द आने की कोशिश करना और आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं घर का अच्छी तरह से ख्याल रखूँगी, सुहाना ने कहा। नानी ने सुहाना के फोरहेड को चूमते हुए कहा, और अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? और कोई शरारत नहीं, मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हें फ़ोन करूँगी। अच्छा, मेरी कैब आती ही होगी। कुछ देर में सुहाना की नानी कैब में बैठकर चली गईं। नानी को विदा करके सुहाना हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। सुहाना ने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो उसकी कॉलेज फ्रेंड राशि का कॉल था। सुहाना ने कॉल रिसीव किया और कान में लगा लिया। सामने राशि
रोते हुए सुहाना से कुछ कह रही थी, जिसे सुनकर सुहाना के फेस के भाव गुस्से वाले हो गए। उसने राशि से कहा, उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो राशि ने कहा, नहीं सुहाना, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। वह अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सुहाना ने गुस्से से कहा, इस बिगड़ी हुई औलाद को तो सुधारना ही पड़ेगा। अच्छा तू रो मत और मेरे घर आ जा, वैसे भी नानी यहाँ नहीं है। राशि ने सुहाना से पूछा, पर तुझे तो ऑफिस भी जाना होगा ना। राशि की बात सुनकर सुहाना को याद आया कि उसे ऑफिस भी जाना है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, उसकी चिंता तू मत कर, बस तू घर आ जा, हम बैठ कर बात करते हैं और साथ में प्लानिंग करते हैं कि उस बिगड़ी हुई औलाद होश में कैसे ठिकाने लगाते हैं। कहकर सुहाना ने फ़ोन रख दिया और सोफे से खड़ी होकर इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचने लगी। उसने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो देखा उसके ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था। उसने इधर से उधर टहलते हुए खुद से ही कहा, सुहाना कुछ तो सोच, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, कोई तो बहाना सोच, तेरे पास तो बहानों के खजाने हैं। सही तभी सुहाना एकदम से उछलते हुए बोली, आइडिया, यही सही रहेगा। उसे जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद ही सामने से फ़ोन उठा लिया गया। सामने से विक्रांत की भारी आवाज़ आई, हेलो। विक्रांत की आवाज़ सुनकर सुहाना मन ही मन बोली, सुहाना फील लाना होगा, तभी तो तू उस खड़ूस बॉस को कन्विंस कर पाएगी आज की छुट्टी के लिए। चल जल्दी से पसर जा सोफे पर। और वह जल्दी से सोफे पर पसरते हुए मरी सी आवाज़ में बोली, हेलो सर। सुहाना ऐसे बोल रही थी जैसे बहुत ही मुश्किल से बोल पा रही हो। सुहाना की ऐसी आवाज़ सुनकर विक्रांत की भौहें सिकुड़ गई और उसने थोड़ा परेशानी वाले लहजे में पूछा, सुहाना क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज़ ऐसे क्यों आ रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुहाना ने एक बार फिर से कहा, सर तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी ऑफिस। विक्रांत ने एक बार फिर पूछा, पर यहाँ तो यह तो बताओ तुम्हें हुआ क्या है? सुहाना ने कराहते हुए कहा, सर मेरी बीपी बहुत हाई है और मेरा शुगर बिल्कुल लो हो गया है। मेरे सीने में भी दर्द है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैंने आज रेस्ट नहीं किया तो मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। मुझे बहुत तेज़ फीवर भी आ रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैं सुबह से 10 बार बेहोश हो गई थी, तब जाकर मेरी नानी ने डॉक्टर को बुलाया था। इसलिए सर प्लीज़ मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने मन ही मन कहा, इतनी तो उसकी उम्र नहीं है जितनी इसने मुझे बीमारियां गिना दी। फिर विक्रांत अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है मैं घर आ रहा हूँ तुमसे मिलने। विक्रांत के घर आने की बात सुनकर सुहाना एकदम से चीखते हुए बोली, नहीं नहीं सर आप घर नहीं आ सकते। तभी सुहाना को याद आया कि वह अभी बीमार होने का एक्टिंग कर रही थी, तो वह एक बार फिर अपनी मरी सी आवाज़ में बोली, सर आपको घर नहीं आना चाहिए, मेरी नानी घर पर ही है, फालतू में वह बुरा मान जाएंगी। आपको नहीं पता, उन्हें नहीं पसंद कि कोई भी जवान लड़का घर में आए। आखिर इस घर में एक जवान खूबसूरत लड़की जो रहती है, आज समझ सकते हैं ना सर, मेरी नानी बहुत पुराने ख्यालों की है। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने अपने फ़ोन की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए मन ही मन कहा, यह लड़की और उसकी बातें दोनों ही अजीब हैं। फिर उसने वापस अपना फ़ोन कान पे लगाते हुए कहा, चलो ठीक है तुम आज रेस्ट करो, आज तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। कहकर विक्रांत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सुहाना खुश होते हुए सोफे पर कूदते हुए बोली, वाह सुहाना क्या एक्टिंग करती है तू यार, मान गए वह खड़ूस भी तेरी एक्टिंग पहचान नहीं पाया। फिर सोफे से नीचे उतरते हुए वह अपने हाथ पे पंच करते हुए बोली, आज शाम को तैयार रहना अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों, यह सुहाना मिश्रा आ रही है तुम्हारी बैंड बजाने। अभी तुम जानते नहीं हो सुहाना मिश्रा कितनी खतरनाक है। कहते हुए सुहाना डेविल स्माइल करने लगी। हाँ ये बात अलग है सुहाना, इसमें खतरनाक कम और क्यूट ज़्यादा लग रही थी। शाम का वक्त एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में विक्रांत एक जरूरी मीटिंग में बिजी था। कुछ ही देर में उसकी मीटिंग खत्म हुई और डील साइन करने के बाद वह रूम से बाहर चला गया। विक्रांत होटल से बाहर जाने से पहले
पहली बार की तरफ चला गया। बार काउंटर पे जाकर उसने ड्रिंक का ग्लास लिया और उसे एक सांस में ही पी गया। ऐसे ही करते हुए उसने करीब 2 से 3 ग्लास ड्रिंक ही एक सांस में खत्म कर दिए। अभी वह चौथे ग्लास ले ही रहा था कि तभी उसे फ्लोर की तरफ से कुछ आवाज़ आते हुए सुनाई दी। उसमें से एक आवाज़ तो जानी पहचानी सी लगी। विक्रांत ने फ्लोर की तरफ देखा, वहाँ लड़के लड़कियों की भीड़ हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि उन लड़के लड़कियों ने किसी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तभी विक्रांत के कानों में एक बार फिर से एक लड़की की आवाज़ आई। उस लड़की की आवाज़ सुनकर विक्रांत के जहन में एकदम से सुहाना का चेहरा आ गया। विक्रांत ने अपने हाथों में पकड़े हुए ड्रिंक के ग्लास को खाली किया और काउंटर पर रखते हुए फ्लोर की तरफ बढ़ गया। भीड़ को साइड करते हुए विक्रांत आगे पहुंचा और वहां का नज़ारा देखकर तो हैरान ही रह गया। सुहाना एक लड़के को अपने चप्पलों से पीट रही थी और उसके साथ के लड़कों को भी कुछ लड़कियां पीटने में लगी हुई थी। सुहाना एक लड़के को पीटते हुए बोली, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझा है क्या लड़कियों को? जो जब आएगा छुड़ेगा, मार मार कर टकला ना कर दिया तो मेरा नाम भी सुहाना मिश्रा नहीं। जानते नहीं हो अभी कितनी खतरनाक हूँ मैं। तभी एक लड़का एक कांच की बोतल लेकर सुहाना की तरफ बढ़ा। सुहाना का ध्यान उस लड़के की तरफ नहीं था। उस लड़के ने जैसे ही सुहाना के सिर पे बोतल से वार करना चाहा, उसी वक्त विक्रांत ने आगे बढ़कर सुहाना को कमर से पकड़कर उठा लिया और अपना हाथ उसके ऊपर कर दिया, जिससे हुआ यह कि वह बोतल सीधा विक्रांत की मजबूत बाह पर आके टूटी। सुहाना इस वक्त हवा में ही अपने हाथ पैर चला रही थी, क्योंकि विक्रांत ने उसे कमर से पकड़कर उठाया हुआ था। जब सुहाना को कांच टूटने की जोरदार आवाज़ आई, उसने डरकर अपने दोनों कान बंद कर लिए। वहाँ मौजूद हर शख्स डर और हैरानी से इस नज़ारे को देख रहा था। वही विक्रांत का चेहरा गुस्से से बिल्कुल खतरनाक लग रहा था। वो सामने खड़ी लड़की को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। विक्रांत ने सुहाना की तरफ देखा, जो अभी भी अपने कानों को ढके हुए थी। उसने उसे फ्लोर पर उतारा और उसकी बाह पकड़ उसे अपने सामने किया। सुहाना को जब लगा कि उसके पैर अब जमीन पर है, तो उसने अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखा और तभी उसकी नज़रें विक्रांत की गुस्से से लाल आंखों से मिली। सुहाना की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो वहाँ से भागने के बारे में सोच भी पाती, विक्रांत ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, डोंट एवन थिंक्स ऑफ मूविंग फ्रॉम हेयर, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। सुहाना डरकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाने लगी। विक्रांत ने अपना कोट उतारा और सुहाना पे फेंकते हुए कहा, हैंडल इट। फिर उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए अपनी स्लीव फोल्ड की और उसकी ओर बढ़ा। वो लड़के तब तक अपने और साथियों को भी बुला चुका था। उसमें से एक लड़के ने जैसे ही विक्रांत को पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, विक्रांत ने उसका पंच हवा में ही रोक दिया और उसके हाथ को पकड़ झटके से मोड़ दिया। उस लड़के की दर्द भरी चीख उस हॉल में गूंजने लगी। जब उसके साथियों ने अपने दोस्त की ये हालत देखी तो उस पर एक साथ हमला कर दिया, पर विक्रांत ने कुछ ही देर में उन सभी को धूल चटा दी। सुहाना तो आंखें फाड़े उसे फाइट करते हुए देख रही थी। वही लड़कियां जो विक्रांत पर फिदा हो गई थी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देखने लगी, वही हमारी सुहाना तो कुछ और ही सोच रही थी। मैंने आज झूठ बोलकर छुट्टी मार ली, कहीं एक आधा पंच मुझे तो नहीं पड़ने पड़ेगा ना? नहीं नहीं, अगर एक भी पंच मुझे पड़ा तो मैं तो पक्का कोमा में चली जाऊंगी। मैं नाजुक सी लड़की कहाँ इस हथौड़े जैसे हाथ को झेल पाऊंगी। सुहाना अपनी ही सोच में गुम थी। विक्रांत उन सभी को तोड़ फोड़ कर उसकी तरफ आया। उसे अपनी तरफ आता देख सुहाना को लगा कि जरूर ये एक मुझे भी लगाएगा। ये सोचकर ही उसके दिल पर जोरों से धड़कने लगा। विक्रांत ने जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, सुहाना ने अपनी गालों पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर डर से चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मेरा खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाएगा, मेरी शादी नहीं होगी, फिर मेरा क्या होगा? विक्रांत ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और उसके हाथ से अपना कोट लेकर एक हाथ से उसे अपने कंधे पर टांग लिया और दूसरे हाथ से सुहाना को अपने कंधे पर लाद लिया।
सुहाना को जब एहसास हुआ कि वो हवा में है तो उसने अपनी आंखें खोली और तब उसे मालूम हुआ कि वो विक्रांत के कंधे पर है। सुहाना ने मन ही मन कहा, गई भैंस पानी में, अब ये फिर मेरी हालत खराब करेगा। विक्रांत ने अपने एक कंधे पे उसे लादा हुआ था और दूसरे कंधे पे अपने एक हाथ में पकड़े कोट को टांगा हुआ था। विक्रांत बड़े ही रौब के साथ वहां से निकल गया। वहां मौजूद लड़कियों को तो दिल थामे इस हैंडसम हंक को देख रही थी और सोच रही थी, काश इस लड़की की जगह वो होती। विक्रांत उसे लेकर एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ रहा था। सुहाना ने एक कोशिश करते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, छोड़ो। कहते हुए सुहाना उसके कंधे पर मारने लगी, पर विक्रांत ने ना तो उसे छोड़ा ना चाहा और ना ही छोड़ा। उसने रूम का डोर ओपन किया और सुहाना को सोफे पर पटक दिया। सुहाना जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने देखा कि विक्रांत डोर लॉक कर उसकी तरफ आ रहा था। सुहाना ने मन ही मन सभी भगवानों से मन्नत मांग रही थी कि आज उसे किसी भी तरह बचा ले। विक्रांत उसके करीब आया और उसके बगल में होते हुए सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया। सुहाना अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। अब इसके आगे क्या हुआ ये तो आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया। विक्रांत के ऐसे चिल्लाने से सुहाना एकदम से सहम गई और अपनी नम आंखों से विक्रांत को देखने लगी। वैसे तो वह किसी से भी नहीं डरती थी, लेकिन अगर उस पर तेज आवाज से चिल्लाया तो अक्सर सहम जाती थी। वो डर से कांप रही थी। हाँ, उसे थोड़ा भी गुस्सा आ रहा था, विक्रांत उस पर चिल्ला कैसे सकता है। जब विक्रांत ने देखा सुहाना कांप रही है तो उसने उसे अपने पास बुलाया। कम हेयर। सुहाना ने उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए सिर ना में हिला दिया। विक्रांत ने दोबारा कहा, तुम चाहती हो कि मैं वहां आऊं? विक्रांत की बात सुनकर सुहाना 2 कदम पीछे चली गई और एक बार फिर अपना सिर ना में हिला दिया। विक्रांत को सुहाना पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वह इतना जान गया था कि उसके चिल्लाने की वजह से सुहाना उससे डर रही है। विक्रांत ने एकदम शांत मगर सख्त आवाज में कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं वहां आऊं तो चुपचाप मेरे 3 गिनने तक मेरे पास आओ, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना धीरे धीरे उसकी तरफ आ गई। वो मन ही मन खुद से बोली, सुहाना कहीं ये पास बुलाकर तो 2-3 थप्पड़ तो नहीं मारने वाला। देख, जैसे ही ये अपना हाथ उठाए तुम तुरंत वहां से भाग जाना। वैसे भी तू भागने में माहिर है, तुझे यह पकड़ तो पाएगा नहीं। आखिरकार थक कर बैठ ही जाएगा और फिर मैं आराम से अपने घर जा सकती हूँ। सुहाना मन ही मन प्लान बनाकर बड़ी खुश हो रही थी। सुहाना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके हाथ को झटका लगा और वह होश में आई। और जब तक वो होश में आई तब तक वह विक्रांत की गोद में बैठी हुई थी। सुहाना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ और फिर सुहाना से कहा, अब बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब सुहाना के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। उसके बनाए हुए प्लान की हवा निकल चुकी थी क्योंकि विक्रांत ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे पता हो कि सुहाना क्या करने वाली थी। उसने अपना सिर झुकाकर बड़ी ही मासूमियत के साथ सारी बात विक्रांत को बता दी। सारी बात सुनने के बाद विक्रांत ने कहा, और तुम पहुंच गई अपनी सैंडल लेकर उसे मारने के लिए? तुमने सोचा है अगर उस वक्त मैं वहां नहीं पहुंचता तो वह बोतल तुम्हारे सिर पर लगती और तुम्हारी क्या हालत होती? विक्रांत की बात सुनकर सुहाना ने थोड़ा एटीट्यूड से कहा, मैं कोई पहली बार किसी की पिटाई नहीं की थी। मैंने अपने कॉलेज में और स्कूल टाइम में बहुत लड़कों को पीटा है, पुराना एक्सपीरियंस है मेरा। विक्रांत से सुहाना को घूरते हुए मन ही मन कहा, 2 हाथ की जान नहीं है इस लड़की में, और बातें तो देखो इसकी। विक्रांत ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, पर आज के बाद तुम ऐसा पंगा किसी से नहीं लोगी। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है तुम सीधा मुझे बताओगी। सुहाना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, क्या आप मेरे बड़े भाई बनने वाले हो? सुहाना के मुँह से अपने लिए बड़ा भाई वाला शब्द सुनकर विक्रांत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना को कुछ सोचते हुए कहा, ओ तो आप मुझे
अडॉप्ट करने वाले हैं? विक्रांत ने अपनी आई रोल करते हुए मन ही मन कहा, ये लड़की आखिर क्या खाकर पैदा हुई थी? आज तो मुझे किसी ने इतना नहीं पकाया जितना यह मुझे कुछ मिनटों में ही पका देती है। फिर उसने सुहाना के गालों को कसकर पकड़ा और उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कुछ ढंग का नहीं सोच सकती क्या? हमेशा ऐसे उटपटांग ख्याल ही तुम्हारे दिमाग में क्यों आते हैं? अभी तुम्हें बताता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है और मैं तुम्हारा क्या बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट की बात विक्रांत ने सुहाना के होंठ को देखकर कही थी, क्योंकि गालों को कसकर पकड़ने की वजह से उसके गुलाबी होंठ का पाउट बन गया था, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। कहने के साथ ही विक्रांत की हरकत से सुहाना की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई। उसे तो ऐसा लगा जैसे अचानक ही विक्रांत ने उस पर अटैक कर दिया हो। वही विक्रांत उसके होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे वो उसे खा ही जाएगा। सुहाना ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने विक्रांत के सीने पे हाथ रख उसे दूर ढकलने की कोशिश की, लेकिन सुहाना जितना उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, विक्रांत ने उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। अब सुहाना भला इन सब के बारे में क्या जानती थी? उसे तो लग रहा था जैसे विक्रांत उसे कोई सजा दे रहा है, और उसे लगा अगर कुछ सेकंड और विक्रांत ने उसे ना छोड़ा तो आज पक्का वो स्वर्गलोक की सैर पर निकल जाएगी। विक्रांत जो अपनी टंग से सुहाना की टंग के साथ खेल रहा था, और इस वजह से उसकी पकड़ सुहाना पर कुछ देर के लिए ढीली पड़ गई, जिसका फायदा सुहाना ने उठाया और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। दरअसल सुहाना ने उसके टंग को जोर से बाइट कर लिया था। विक्रांत से दूर होते ही उसे लगा जैसे वो वापस पृथ्वी लोक पर लौट आई हो, वरना आज तो पक्का वो दम घुटने से मरने वाली थी। सुहाना दूर खड़ी लंबी सांसें लेते हुए खुद से विक्रांत को घूर रही थी। वही विक्रांत भी गुस्से से सुहाना को देख रहा था। वो किस को काफ़ी इंजॉय कर रहा था और वो अभी सुहाना को और भी चूमना चाहता था, लेकिन सुहाना का उससे दूर जाना विक्रांत को गुस्सा दिला रहा था। आज तक जो भी लड़की उसकी बाहों में आई थी, उसने उससे दूर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। वही सुहाना हर बार उसे जैसे चैलेंज करती थी। उसे मालूम था कि सुहाना उन सब लड़कियों से अलग है, लेकिन विक्रांत तो विक्रांत था। उसने जिसको चाहा उसे पाया। फिर विक्रांत सुहाना की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होने लगा था। उसे लगता था कि सुहाना को उसकी बाहों में होना चाहिए, उसके पास हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वह उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहता था। क्यों, यह बात तो वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसने थोड़े गुस्से और सख्त टोन में कहा, कम टू मी सुहाना। सुहाना उसे दूर खड़ी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, कभी नहीं। सुहाना का इनकार विक्रांत के गुस्से को बढ़ा रहा था। उसने अब धीरे से मगर सर्द लहजे में कहा, चुपचाप मेरे पास आओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। विक्रांत की धमकी सुनकर सुहाना 2 कदम पीछे हो गई और अपने मन में की घबराहट छुपाते हुए बोली, देखो मैंने तुमसे एक छोटा सा झूठ क्या बोला? तुम तो मेरा दम घोट कर मारने पर ही उतर आए। पनिशमेंट के नाम पर तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और मन ही मन बोला, मेरा किस करना उसे पनिशमेंट लगता है? तो ठीक है, अब इसे पनिशमेंट वाली किस कैसे होती है अभी बताता हूँ। वह अपनी जगह से उठा और सुहाना की तरफ बढ़ने लगा। तब सुहाना ने विक्रांत को अपने करीब आते हुए देखा तो उसकी शक्ल रुआंसी सी हो गई और वो धम से फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। सुहाना की इस वक्त इस हरकत से विक्रांत उसे हैरानी से देखने लगा। उसे तो लगा था कि सुहाना उससे बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, पर यह तो यहाँ बैठकर रोने लग गई। विक्रांत ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, अब फर्श पर क्यों बैठ गई? चुपचाप उठो यहाँ से। सुहाना रोते हुए बोली, नहीं, तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे ज़बरदस्ती किस करते हो। आने दो मेरे नानी को, मैं उन्हें सब बताऊंगी। हाँ, अब वो ही तुम्हारे सिर से मुझे किस करने का भूत उतारेंगी। हाँ नहीं तो। विक्रांत को समझ ही नहीं आया कि वह उसकी बात पर गुस्सा करे या फिर हंसे। यह छोटी सी लड़की उसे अपनी नानी का खौफ दिखा रही है, जबकि वह खुद नहीं जानती कि विक्रांत राजावत क्या चीज़ है। उसने एक लंबी सांस लेकर अपना सर हिलाया और फिर सुहाना से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा।
कुछ नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ, ओके अब खड़ी हो, कहकर उसने सुहाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखा और उससे पूछा, पक्का ना? विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है पक्का, कुछ नहीं कर रहा तुम्हें, अब जल्दी से उठो। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना के जो कुछ देर पहले तक झरने की तरह बह रहे थे वह अचानक बंद हो गए और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर उसने विक्रांत का हाथ पकड़ा और खड़े होते हुए बोली, इसे कहते हैं मेरी नानी का खौफ। अरे मेरे नानी भी उनसे डरते थे, तो तुम किस खेत के मूली हो? सुहाना के बदलते रंग देखकर विक्रांत ने मन ही मन कहा, इसे देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए, इतनी जल्दी वह भी रंग नहीं बदलता जैसे ये बदलती है गिरगिट की अम्मा। विक्रांत सोच ही रहा था कि सुहाना उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो भी मन ही मन मेरी तारीफें बाद में कर लेना, कहकर वह विक्रांत का हाथ खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक लग्जरी इस बार में एक पार्टी चल रही थी जिसमें लड़के और लड़कियां ड्रिंक करने के साथ डांस भी एंजॉय कर रहे थे। माहिरा कोने में खड़ी हुई सभी को देख रही थी। वह यहाँ सिर्फ करण के कहने पर आई थी। वह करण भी बाकी दोस्तों को नहीं जानती थी, इसलिए वो सबसे अलग थलग बैठी हुई थी और सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगी। तभी उसके पास करण आया और उसके करीब बैठते हुए बोला, माहिरा तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पार्टी अच्छी नहीं लगी? माहिरा ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है करण, मैं यहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। करण ने उसे साइड हक करते हुए कहा, तो चलो साथ में एक एक ड्रिंक एंजॉय करते हैं। कहने के साथ ही वो करण ने जिस हाथ से उसे हक किया हुआ था वो उसी हाथ से उसकी बाहें सहलाने लगा। वैसे तो करण उसे हमेशा ही ऐसे ही हक करता था, लेकिन आज माहिरा का उसका टच थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ उसका हाथ खुद से हटाया और उससे थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई। करण सब कुछ समझते हुए भी ना समझ बनते हुए बोला, अच्छा माहिरा बताओ क्या पियोगी, वाइन या फिर वोदका? माहिरा ने करण को मना करते हुए कहा, करण तुम जानते हो ना मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मैं सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा यहाँ कुछ और नहीं लूँगी। तो करण ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके फाइन, मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाता हूँ और अपने लिए वाइन। अब तो ठीक है ना? कहने के साथ ही उसने अपनी थाई पर अपना हाथ रख दिया, पर वो जता ऐसे रहा था जैसे वो ये सब अनजाने में कर रहा हो। माहिरा उसका हाथ वहाँ से हटाते हुए बोली, करण प्लीज डोंट डू दिस। करण ने माहिरा से कहा, सॉरी माहिरा, पर मेरी इंटेंशन कुछ गलत नहीं थी, तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। वो क्या है ना कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी एक अच्छी दोस्त की तरह मानता हूँ, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे फ्री रहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जाने दो, मैं ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ। कहकर उसने ही वेटर को अपने पास बुलाया और एक सॉफ्ट ड्रिंक और वाइन लाने के लिए कहा। वेटर ने अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद ही वह एक ट्रे में एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक वाइन का ग्लास लेकर आ गया। करण ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास माहिरा की तरफ बढ़ाया और खुद वाइन ग्लास ले लिया। फिर माहिरा की तरफ देखते हुए सिप सिप करके ड्रिंक पीने लगा। आज उसकी आंखों के भाव अलग थे। इस बात से अनजान माहिरा धीरे धीरे अपनी ड्रिंक पीने लगी। माहिरा जैसे जैसे ड्रिंक खत्म कर रही थी, करण की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में माहिरा ने ड्रिंक का ग्लास खाली कर टेबल पर रखा और करण से कहा, करण अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। कहकर माहिरा जैसे ही वहाँ से खड़ी होने लगी, करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, चली जाना माहिरा, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा, अभी कुछ देर रुको ना। करण की बात सुनकर माहिरा थोड़ी देर के लिए वहाँ फिर से बैठ गई, पर अब उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। करण ने माहिरा से कहा, माहिरा तुम कुछ देर के लिए यहाँ बैठो, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा, ठीक है? माहिरा ने हाँ में सिर हिलाया तो करण वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चला गया। करण जिस तरफ आया था वहाँ 3 से 4 लड़के खड़े हुए उसी का वेट कर रहे थे। करण ने एक लड़के की तरफ देखते हुए कहा, विनय सारी तैयारियां पूरी है ना? तो विनय ने अपना हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ करण सारी तैयारियां पूरी हैं, तुम चिंता मत करो,
अब इस मछली को हमारे जाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए विनय के चेहरे पे एक डर्टी स्माइल आ गई। वही माहिरा को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि वो वॉशरूम जाकर थोड़ा फ्रेश हो ले ताकि उसकी बेचैनी कुछ कम हो सके। अपने आसपास नज़र डालते हुए करण को ढूंढ रही थी। वो करण को बताकर जाना चाहती थी, पर करण उसे कहीं नजर नहीं आया तो वो खुद ही उठकर वहां से जाने लगी। उसका सिर चकरा रहा था। उसने अपने सिर पे हाथ रखा और लड़खड़ाते कदमों के साथ वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में आकर उसने अपने मुंह पे पानी की छींटे मारे। उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वह खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा था, साथ ही साथ उस पर नशा भी हावी हो रहा था। वह अब जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी इस हालत का फ़ायदा कोई उठाए। वह जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकली और कॉरिडोर की तरफ आ गई। वह अभी कुछ कदम चली ही थी कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपनी मदहोश नज़रों से उस शख्स की तरफ देखा। उसे उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। उस शख्स ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से आगे बढ़ गया। सुबह का वक्त, सुबह की धूप ग्लास विंडो से अंदर के रूम में आ रही थी। माहिरा, जो अभी एक ब्लैंकेट से कवर थी, उसने कसमसाकर अपनी आंखें खोली। तभी उसकी नज़र सीलिंग पे गई। वो एक टक सीलिंग को कुछ पलों तक देखती रही, लेकिन फिर उसने अपनी नज़रें आसपास डाली। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो समझ गई कि ये उसका रूम नहीं है। वो जल्दी से उठने ही लगी कि उसे अपनी पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से निचोड़ दिया हो। उसका सिर भी दर्द से फट रहा था। फिर भी वो हिम्मत कर बैठ गई। तभी उसने महसूस किया, जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। अब वो डर से कांपने लगी। उसने अपना सर घुमाकर अपने बगल में देखा तो उसकी सांसें जैसे रुका दी गई हैं। उसके बगल में एक लड़का दूसरी तरफ मुंह किए पेट के बल लेटा हुआ था। उसका कसा हुआ गठीला शरीर देखकर ही बताया जा सकता था कि ये काफ़ी हैंडसम है। पर माहिरा उसे घबराहट के साथ उसे देख रही थी। उसे याद आने लगा कि कल कैसे उसका सर चकरा रहा था और किसी ने उसे गोद में उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये सब करण ने तो नहीं किया, क्योंकि कल करण ने ही उसे सॉफ्ट ड्रिंक दी थी। माहिरा को समझते देर नहीं लगी कि उसी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ गड़बड़ थी। माहिरा की आंखों में अब आंसू बहने लगे, क्योंकि जैसी उसकी हालत थी उसे समझते देर नहीं लगी कि कल उसके साथ क्या हुआ होगा। उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज़ से बगल में सोया हुआ इंसान जाग न जाए। वो धीरे से बेड से उतरी, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और सीधा फर्श पे जा गिरी। गिरने की आवाज़ से उस लड़के की नींद खुल गई। उसने अपना सर घुमाकर अपनी उन नींदी आंखों से माहिरा की तरफ देखा। माहिरा ने जब अपनी नज़र उठाकर लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से निकला, वीर, ये तुम हो? वीर ने जब माहिरा को फर्श पर बैठे हुए देखा तो वह जल्दी से बेड से उठा और अपनी कमर पे टॉवल लपेटकर उसके पास आया। वीर ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो ना? तुम गिरी कैसे? माहिरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही। उसकी आंखों में वीर अपने लिए नाराजगी साफ देख पा रहा था। वो समझ गया था कि माहिरा क्या सोच रही है। उसने माहिरा को अपनी गोद में उठाया और वापस बेड पर बैठा दिया। माहिरा ने अभी भी कंबल लपेटा हुआ था और अब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो जोर जोर से रोने लगी। वीर उसे शांत करने की कोशिश करा रहा था। उसने जैसे ही माहिरा के कंधे पे अपना हाथ रखा, माहिरा ने उसका हाथ झटक दिया और रोते हुए अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगी। वीर समझ रहा था कि उसे किस बात का गुस्सा आ रहा है। वो बोलो, देखो कल रात, वह आगे कुछ बोलता तभी माहिरा गुस्से से बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मर सकती थी। तुम्हें ड्रग्स का हाई डोज दिया गया था। तुम अपना कंट्रोल खो रही थी और जिस तरह से तुम मुझे छू रही थी, मुझे किस कर रही थी, तो मैं भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर मैं भी तो 1 महीना
कब तक खुद को काबू में रख सकता हूँ। और जबकि मेरे सामने वह लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारे करीब आया। वीर की बात सुनकर माहिरा ने अपना सर झुका लिया। उसे ये सुनकर ही बहुत शर्म आ रही थी कि कल नशे की हालत में उसने ही वीर को उस किया था। फिर कुछ सोचकर उसने वापस वीर की तरफ देखा और पूछा, पर मुझे ड्रग्स दिया किसने था? मैं तो कल करण के साथ ही थी ना, और उसी ने मुझे सॉफ्ट ड्रिंक दी थी। हाँ, उस ड्रिंक को पीने के बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। पर करण तो मेरा दोस्त है, वह भला मुझे ड्रग्स क्यों देगा? जरूर ये किसी और की हरकत थी। वीर ने उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए कहा, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो माहिरा? सच तुम्हारे सामने है और फिर भी तुम देखना नहीं चाहती हो। करण ने करण ने ही कल तुम्हें ड्रग्स दी थी और तुम्हें पता है वह क्या करने वाला था तुम्हारे साथ? माहिरा ने अपना सर ना में हिलाया तो वीर ने कहा, कल वो तुम्हें अपने ऐसे जाल में फंसाने वाला था कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। उसका तो काम ही है यही है, लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाना और फिर उसके दम पर उसे ब्लैकमेल करना, मनचाहे काम करवाना। इतने साल एब्रॉड में रहकर उसने यही तो काम किया है। यहाँ से लड़कियों को पाने जाल में फंसाकर एब्रॉड भेज देता था और वहाँ अपने प्रोस्टिट्यूटी के दल दल में धकेल दे। और ये काम वो अकेले नहीं करता था, उसकी पूरी गैंग इसमें शामिल थी। वीर की बात सुनकर माहिरा अंदर तक कांप गई। अगर कल वीर वक्त पर नहीं आता तो उसके साथ क्या हो सकता था? वो वीर के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, वीर, अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता? करण मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो मेरा दोस्त था ना। वीर ने उसके सिर सहलाते हुए उसे चुप करवाते हुए कहा, अब तुम रोना बंद करो, अब तुम सेफ हो। हाँ, अब वो करण भी अपनी सही जगह पहुंच चुका है। माहिरा ने अपना सर उठाकर वीर से कहा, लेकिन यह भी तो सही नहीं हुआ ना वीर, शादी से पहले यह सब होना कितना गलत है। वीर ने उसके गालों पे अपने हाथ को फेरते हुए कहा, जो चीज़ शादी के बाद होनी थी वह शादी के पहले ही हो गई। पर यह तो पक्का है ना कि मेरी शादी तुमसे ही होगी। तो चलो अगले 2 घंटे में हम शादी कर लेते हैं। माहिरा ने अपनी आंखें बड़ी कर वीर को घूर कर देखा और पूछा, 2 घंटे में शादी? वीर ने कहा, मैंने कल रात ही अपने लॉयर को पेपर रेडी करवाने के लिए बोल दिया था, वह अभी लेकर ही आता होगा। तुम जल्दी से जाकर चेंज कर लो। माहिरा ने हैरानी से पूछा, तुमने शादी के पेपर भी रेडी करवा लिए? तो वीर ने उसके कानों के करीब सरगोशी में करते हुए कहा, अब कल रात के बाद मैं तुमसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अब मैं हर रात तुम्हें अपनी बाहों में चाहता हूँ, तो इसलिए जो काम बाद में होना था वह आज ही हो जाए तो बेहतर है ना। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, लॉयर आता ही होगा। आज संडे था तो किसी को भी ऑफिस नहीं जाना था। रूहानी दादी के सुबह मंदिर होकर आई थी और पूजा की थाली मंदिर में रहकर किचन की तरफ बढ़ गई। सविता बुआ हाल में बैठी बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज रिंगटोन बजी। उस मैसेज को पढ़कर सविता जी के चेहरे पर सातिर मुस्कान आ गई। दादी आकर सोफे पर बैठी ही थी कि सविता जी की बनावटी स्माइल के साथ बोली, ताई जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो दादी ने पानी पीते हुए एक नज़र सविता जी की तरफ देखा और फिर गिलास को टेबल पर रखकर बोले, क्या बात करनी है? कहीं यही तो नहीं कि तुम बनारस वापस जा रही हो? दादी की बात सुनकर सविता बुआ के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह कुछ पलों के लिए गायब हो गई। फिर उसने मन ही मन खुद को शांत करते हुए दोबारा कहा, अरे नहीं ताई जी, मैं बोल रही थी कि बनारस से मेरी एक जानकार यहाँ आया हुआ है। दरअसल बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो क्यों ना उसे इसी मेंशन में कोई काम दे दिया जाए। सविता बुआ की बात सुनकर दादी ने कहा, मेंशन में कौन सा काम करता है और कौन नहीं, यह सब रेहान डिसाइड करता है। और मेंशन में जितने भी सर्वेंट काम करते हैं उनकी पूरी जानकारी अच्छे से ली जाती है, उसके बाद ही उन्हें मेंशन में घुसने दिया जाता है। तो सविता जी ने बत्ती से दिखाते हुए कहा, अरे उसकी गारंटी मैं ले रही हूँ ना, वह मेरी ही जान पहचान का है, तो इसमें भला इतनी तहकीकात करने की क्या ज़रूरत है? और वो कोई अनजाना तो नहीं, बेचारे को काम की बड़ी ज़रूरत थी, तो मैंने ही उसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ बात करूँगी।
तो मान जाइए ना ताई जी, किसी गरीब की जिंदगी बन जाएगी। उसके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं। दादी ने कहा, ठीक है, उसे बुला लो, हम बात कर लेंगे। सविता जी खुश होते हुए बोली, जी ताई जी, वह शाम को ही आ जाएगा। दादी कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र सामने मैन एंट्रेंस पे पड़ी। वहाँ का नज़ारा देखकर दादी एकदम से चौंक गई। सामने वीर और माहिरा दोनों ही खड़े हुए थे। दोनों के गले में वरमाला थी। माहिरा ने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र साफ दिख रहा था कि इन्होंने मंदिर से शादी कर ली है। रूहानी, जो किसी काम से दादी से बात करने के लिए हॉल में आई थी, उसने जब दादी को ऐसे शॉक्ड खड़े होते हुए देखा तो उसने उनकी नज़रों का पीछा किया। उस सामने का नज़ारा देखकर वह भी जम सी गई। रूहानी वीर और माहिरा के पास जाते हुए बोली, वीर, माहिरा, तुम दोनों ने शादी कर ली क्या? ये कैसे, अचानक कैसे? वीर कुछ कहता तभी सविता बुआ जहर बुझे शब्दों से बोली, इस तो घर के दोस्तों लड़कों आगे को इस कहानी में हो क्या क्या होने गया वाला है, है, ये जिसे जानने के देखो लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, चलती जो जल्द ही लड़की इस से चैनल पर शादी करके प्रसारित कर घर दिया आ जाते जाएगा। हैं। दोस्तों सविता बुआ की उम्मीद बात करती हूँ सुनकर हमारी आज की कहानी रूहानी ने आपको गुस्से पसंद से आ रही सविता होगी। बुआ अगर की तरफ पसंद आ रही देखा। है तो रूहानी वीडियो को चाहती लाइक करें, और तो अगर आप सविता हमारे बुआ को चैनल पे मुंह नए तोड़ हैं तो जल्दी जवाब से दे चैनल को सकती थी, सब्सक्राइब कर बेल लेकिन आइकन वह को प्रेस करें दादाजी ताकि का मेरी मान नेक्स्ट रखते कहानी का हुए उनके नोटिफिकेशन मुंह नहीं लगना सबसे चाहती पहले थी, आप तक पहुंचे। लेकिन धन्यवाद उसका दोस्तों। यह काम दादी ने कर दिया। दादी ने सविता से कहा, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो सविता, वरना तुम्हें इस घर से निकालने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। दादी की धमकी सुनकर सविता ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि वह अपनी ताई जी को अच्छे से जानती थी कि वह जब अपनी पर आ जाए तो वह फिर किसी की भी नहीं सुनती थी। हाँ, तो वीर, अब तुम कुछ बताओगे कि ये सब क्या है? दादी ने अपनी कमर पे हाथ रखकर कहा। वीर शर्माते हुए बोलने ही वाला था कि दादी ने एक बार फिर उससे कहा, यह शर्माने की एक्टिंग तो करो मत, क्योंकि ये शर्माना तुम पर सूट करता नहीं है। सीधा सीधा मुद्दे पर आओ और पूरी बात मुझे बताओ, यह सब क्या है? वीर अब सीधा खड़ा होकर अपना गला साफ करते हुए बोला, वह दादी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। दादी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम क्या मुझे वह फिल्मों वाले खड़ूस बुढ़े बाप की तरह समझते हो, जो तुम्हारे प्यार के खिलाफ हो जाती और तुम पर बंदूक तान देती? अरे सीधा सीधा बोलना था ना कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर देखो कैसे धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाती। अचानक से बम फोड़ने की क्या ज़रूरत थी? दादी की बात सुनकर माहिरा और रूहानी दोनों मुंह दबाकर हंसने लगीं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।